हेलो फ्रेंड्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई की हो और जब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हो तब तो आपने दिन में 7-7 8-8 घंटे भी पढ़ाई की हो, पर फिर भी जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो आपको पढ़ी हुई चीज़ें अच्छे से याद नहीं आ पाती। अगर आपका आंसर है हाँ, तो टेंशन ना लीजिए, आप यूनिक नहीं हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही होता है। और पर्टिकुलरली जब हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो ऐसा ज़्यादा होता है। जनरली हम या तो दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट आंसर ये वाला होगा या ये वाला होगा, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला या इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं जिससे हमारा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाता, पर्टिकुलरली जब हम सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे होते हैं। और जिन लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स या कोई दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है उन लोगों के साथ तो अक्सर ऐसा हुआ होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे स्टडी करें ताकि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं याद करते हैं वो लंबे समय तक हमारे माइंड में रिटेन रहे और एग्ज़ाम के टाइम पे जैसा हमने पढ़ा है एग्जैक्टली वैसा ही याद आ जाए, ताकि हमारे एग्ज़ाम में बाकी लोगों से अच्छा स्कोर करने और एग्ज़ाम क्रैक होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएं। So let's understand what is this smart model of study. Before that, I would like to make one thing very clear, that this is based purely upon my personal experience of UPSC preparation. Also, I have talked to some of my friends who have cleared the UPSC Civil Service exam, and I found that they have also followed some of these tricks in their preparation. Okay, so I can say with some confidence दैट आप इन स्ट्रेटजीज को अपनी प्रिपरेशन में शामिल करते हैं तो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज और रिटेंशन पावर जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। ओके, सो इन दिस स्मार्ट मॉडल एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, M for mnemonics and maps, A for anchoring, R for revision, and T for test practice. Okay, so let's understand each of these component in detail. Okay, so let's understand what is this segmentation technique. Okay, so to understand this, first we will have to understand the method or the technique in which computer stores such a vast amount of data. So we know that कि कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ स्टोर्ड रहती है और जब यूजर जो इंफॉर्मेशन चाहता है कंप्यूटर इंस्टेंटली उसको स्क्रीन पे प्रोवाइड करवा देता है। So what is the mechanism behind this? Let's understand. Okay, so if this is the computer memory, entire computer memory, then this is divided into segments, and then these segments are further divided into sectors. Okay, so sector is the smallest unit of a computer memory, and then some 2 3 4 these sectors makes a cluster. Okay, so the computer retains information in this mechanism. Okay, so now you will be surprised to know that we can also train our mind to follow such techniques. Okay, so for example, we can divide our complete UPSC prelims or mains syllabus into different components. For example, we can divide our syllabus into history, polity, geography, environment, science and technology. Okay, then we can further divide these subjects into further topics. For example, environment जो है उसको हम environment and ecology, biodiversity, climate change, because ये जो टॉपिक है वो आपस में थोड़े थोड़े डिफरेंट है। ओके, सो इनको हम इन डिफरेंट टॉपिक्स के अलोंग डिवाइड कर सकते हैं। देन ये जो टॉपिक है पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, तो उसको भी हम फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन डिवाइड इकोसिस्टम, देन वी कैन डिवाइड फूड चेन, वी कैन डिवाइड फूड वेब। सो हम जो कंप्लीट सिलेबस है उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। ओके, एंड देन वी ट्राई टू कवर ईच डिफरेंट सेगमेंट। ओके, अगर हम इस तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे तो हमारी जो रिटेंशन पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो एक कन्फ्यूजन होती है कि ये डेफिनेशन इस चीज़ की थी या ये पर्टिकुलर जो इसके जो फैक्टर्स हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ के थे, ये कन्फ्यूजन जो है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है जब हम चीज़ों को इस तरीके से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ते हैं। ओके, उसके अलावा जो सेकेंड मैकेनिज्म है वो है कि फॉर एग्जाम्पल डिवाइड द बिग लिस्ट एंड इनटू स्मॉलर। ओके, सो व्हाट डू आई मीन बाय दिस इज दैट कि हमें यूपीएससी की तैयारी करने के टाइम पे या फिर पर्टिकुलरली किसी भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं, सो बहुत सारी लिस्ट्स और टेबल्स को याद करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से शुरू होकर और लगभग 35-36 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं। उसी तरीके से जो पॉलिटी में होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP। ओके, सो दे आर ऑल्सो अराउंड 15 to 17 in number, and similarly there are lists of national parks and wildlife sanctuaries and biosphere reserves in environment.
देन इन आर्ट एंड कल्चर देर आर लाइक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ओके। सो बहुत सारी लिस्ट होती हैं जो हमको याद करनी होती है, तो दे आर वेरिंग इन नंबर, sometime from around 10. For example, fundamental duties जो है वो 11 fundamental duty है, okay, but if you see the list of world heritage site, they are around 40 to 50. Then if you see the list of national parks or the animals which are protected under the wildlife protection act, they are around some in hundreds, okay. So इतनी सारी information हम एक list में याद नहीं रख सकते हैं, okay. So what we can do is that we can divide these on the state wise or some particular theme wise, or we can also divide them into area wise. For example, we can divide all the world heritage sites state wise, और फिर उसके बाद में जो है स्टेट वाइज याद रखना थोड़ा इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जब हम स्टेट वाइज डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे 5 या 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, या जो महाराष्ट्र है उसमें पर्टिकुलरली 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, राजस्थान जो है वहाँ पे 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। तो अगर हम इनको छोटे छोटे टुकड़ों में याद रखेंगे देन इट विल बिकम रियली इजी फॉर अस टू रिमेंबर दिस, ओके। Then there is a very interesting technique of making clusters. So you must have noticed कि जो मोबाइल नंबर होता है उसको हम किस तरीके से याद रखते हैं। हम उसको ऐसे नहीं याद रखते हैं 9876543219, ओके। एक कंटिन्यूस चेन में नहीं याद रखते हैं। हम किस तरीके से याद रखते हैं, 2-2 डिजिट्स या 3-3 डिजिट्स के टर्म में याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 955666239132, इस तरीके से, ओके। सो दिस टेक्निक आई हैव यूज्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल there was a concept of trans-Pacific partnership, okay, and this came directly in the exam and I found it useful, so I can recall this example for the sake of explanation, that there were 12 countries in this trans-Pacific partnership, okay, and the only change is that US is withdrawn from this, okay. So when this question was asked in the exam, US was a part of it, okay. So I saw the list of all the countries and they were like Australia, Brunei, Canada, then China, Japan, Malaysia, and Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, and USA, and Vietnam, okay. So this was a list of 12 countries, okay. So अगर इस तरीके से याद रखेंगे, S is for Singapore, तो काफी मुश्किल हो जाएगा याद रखना। So I tried to arrange these name of the countries in some particular order and then I came upon this particular order, okay. So ABC you can remember, M and P you can remember continuously, okay. Then SUV, okay. Then this CJM, I found these were not following any particular trend, so just make some full form for this, so we can remember Chief Judicial Magistrate, okay. So we in that manner we can remember it like CJM, okay. So then it become really easy for me to remember all these name of the 12 countries. Similarly, there are so many organizations, okay. There is G7, there is G20, then there is like OECD, then there is Gulf Cooperation Council, and UPSC some year or another they will keep on asking इनमें से कौन सी कंट्री इसका पार्ट है, कौन सी कंट्री नहीं है, ओके। सो इस तरीके से जब हम 2-2, 3-3 टुकड़ों में याद करते हैं चीजें तो याद रखना काफी इजी हो जाता है, ओके। सो दिस वाज आवर फर्स्ट टेक्निक व्हिच वाज सेगमेंटेशन। Now let's understand the second method, and that is a very helpful method, and I also emphasize on this particular aspect, and this is mnemonics and maximum use of the maps, okay. So mnemonics means कि आपने जो भी कोई आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आपने कुछ कीवर्ड्स या फिर और कुछ वियर्ड तरीका निकाल लिया याद रखने का, ओके। सो आई फाउंड दिस वन वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर एग्जांपल यूपीएससी हर दूसरे साल पूछ लेती है कि कौन सा जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, ओके। कभी पूछ लेती है शेड्यूल 6 में क्या है, कभी पूछ लेती है शेड्यूल 8 क्या है, कभी पूछ लेती है शेड्यूल 1 क्या है। सो वी कैन इजीली रिमेंबर दिस टर्म टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओके। सो यू कैन इमेजिन द picture of Manmohan Singh and like he is having some tears in his eyes, okay. So he is old PM Manmohan Singh and he is having some tears in his eyes, okay. So now you can expand this T for territories, okay. So the schedule 1 refers to the name of the states and their territories. Then second is E for emoluments, so salaries and emoluments, okay. So this is reference to the salaries of different constitutional posts. For example, this A is affirmation, okay. So this is with respect to the oath of the members of these constitutional authorities. Then R for Rajya Sabha, so the manner in which the
number of the states the Rajya Sabha seats will be divided. Okay, so in this manner we can remember some keyword, we can associate it with these small terms and then we can remember it very easily. Okay, so अगर इस तरीके से आप याद करेंगे mnemonics को use करते हुए, then it will become really easy. For example, there is name of this 9 planets. Okay, so अदरवाइज इट बिकम बिट डिफिकल्ट कि आपको किस तरीके से याद रखना है, बट अगर आपने कोई एक लाइन याद कर ली, फॉर एग्जाम्पल माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट शोड मी 9 प्लैनेट्स। ओके, सो आप उसके बेसिस पे एक एक वर्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो प्लैनेट का नाम याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो बहुत सारी लिस्ट्स होती हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं कि पर्टिकुलरली जैसे कुछ एनवायरनमेंट है या कुछ मॉनसून है तो उसके क्या क्या 5 फैक्टर है, उसके क्या पर्टिकुलर 4 फैक्टर हैं, तो आप उनको इस तरीके से कुछ निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। ओके, देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी विच इज हेल्पफुल इन द यूपीएससी प्रिपरेशन एंड दैट इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द मैप्स। ओके, सो कोई भी किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप उसको मैप में इंडिकेट करके एक बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन इट इज़ वेरी रेयर दैट यू विल फॉरगेट दिस। ओके, फॉर एग्जांपल हम ज्योग्राफी में तो करते ही करते हैं, एनवायरनमेंट में भी हमें मैप्स का यूज़ करना चाहिए, बट वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस मैप्स इन हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें लगता है कि हम मैप का क्या यूज़ करेंगे, लेकिन इफ़ यू सी द बुक्स दे हैव शोन various events or various descriptions or various like lists on the maps. For example, we can find this map in the book Edicts of Ashoka. Okay, so कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे जो है वो अशोका की edicts मिली है। For example, कंधार, तो हमें अगर हम मैप में इसको 2-3 बार मार्क कर लेंगे तो हमें याद रह जाएगा कि जो कंधार है वहाँ पे अशोका की edict मिली है। Okay, for example, in the Gujarat region गिरनार, in the Jammu and Kashmir मनसेरा, then in शाहबाज गढ़ी। ओके, सो अगर इस तरीके से हम लौरिया नंदनगढ़, तो अगर इस तरीके से हम मैप में मार्क करते हैं देन हमारा जो विजुअलाइजेशन पावर है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाता है और ये चीज़ें जो है वो हमें काफ़ी अच्छे से याद रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप पेजेंट मूवमेंट्स कहाँ कहाँ हुए इंडिया में, आप उसको मैप पे मार्क कर सकते हैं, या फिर कौन सा कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ उसको आप मैप के थ्रू ऐसे एक जर्नी की तरह दिखा सकते हैं कि पहला 19 जो इम्पोर्टेंट कांग्रेस के सेशन है, फॉर एग्जांपल 1905 का यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गए। तो अगर इस तरीके से आप अगर कुछ बनाते हैं मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो देन इट विल बिकम रियली ईजी। So the third component of our smart model is anchoring. So what is this anchoring? You must have seen that in the sea areas, the ships are anchored by this kind of anchor to the shore. Okay, and it is used to restrict the movement of the ship. Okay, so we can use this technique to remember the chain of events, okay, by particularly anchoring all the events to a milestone event. Okay, so for example, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, so we see that in 1950 what was the major event in the freedom struggle of India? It was the arrival of महात्मा गांधी in the India. So this is the picture of महात्मा गांधी. I think आप लोगों ने नहीं पहचाना होगा, अगर पहचाना है then you are brilliant. Okay, so हम याद रख सकते हैं जो महात्मा गांधी है वो इंडिया में 1950 में आए थे, 1915 में। Okay, so अब उसके बाद में 1915 के बाद में अगर हम ये याद रख सकते हैं कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं कौन कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल खेड़ा सत्याग्रह या फिर रोलट सत्याग्रह या फिर जो 1931 का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, या उसके पहले 1920s का जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, या फिर उनकी जो वर्धा जेल में रहने वाली जो इवेंट है। तो ये जो छोटी छोटी इवेंट्स हैं हम इनको एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। बट अगर यूपीएससी में कई बार क्या होता है कि ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर एक चीज फिक्स कर दी कि नहीं इसके बाद तो ये वाली चीज नहीं हुई, तो कुछ ऑप्शंस तो अपने आप ही गलत हो जाते हैं। ओके, सो these kind of anchoring effect we can use। हम कोई जो बड़ी बड़ी इवेंट्स होती है, फॉर एग्जांपल जब हम फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, सो हम याद रख सकते हैं कि 1885 कि उस टाइम पे कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर जो अगला है 1905, ओके, जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ। तो इसके बीच में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स या जो कुछ इवेंट्स होती हैं उनको हम थोड़ा फिलर की तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जब 1905 से हम कह सकते हैं कि 1916 तक, ओके, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था और जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो वापस एक साथ आए थे, तो इसके बीच की जो कुछ इवेंट्स हुई हैं उनको भी हम इन दो पीरियड के बीच में याद रख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो है वो एंकरिंग इफेक्ट का हम अपनी मेमोरी बढ़ाने में यूज कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा जो है हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं उनको टेम्पोरल या स्पेशल डायमेंशंस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स हैं या जो ट्रॉपिकल एरियाज है वहाँ पे जो रेनफॉल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है
टेम्परेचर भी हाई रहता है, इसलिए जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होगी। ओके, सो जब सॉइल में मॉइस्चर अवेलेबल होगी तो जो ट्रीज हैं उनके रूट्स को ज़्यादा डीप तक जाने की ज़रूरत नहीं है, और जो उनकी लीव्स है वो भी काफ़ी बड़ी होगी। सो हम देखते हैं जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं उनकी लीव काफ़ी बड़ी होती है। ओके, बट जो आपके ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो समर सीजन होता है वहाँ पे उस टाइम पे जो सॉइल में मॉइस्चर है वो काफ़ी कम हो जाती है। ओके, और उसकी वजह से जो पेड़ होता है उसको सफिशिएंट पानी नहीं मिलता है, तो उस टाइम पे जो है वो पेड़ अपने पत्ते झाड़ देता है। ओके, तो इस तरीके से आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लिंक करना होगा। उसी तरीके से फिर आपको उसके साथ आप एनिमल्स को भी लिंक कर सकते हैं कि ट्रॉपिकल एरियाज में कौन से एनिमल्स रहेंगे, क्योंकि जो पर्टिकुलर वेजिटेशन होगी उस पर डिपेंड करने वाले पर्टिकुलर टाइप के एनिमल होंगे वो वहीं पे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो हिमालय है वहाँ पे टाइगर्स नहीं सर्वाइव कर सकते, लेकिन वहाँ पे जो है वो स्नो लेपर्ड सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि दे हैव देयर डिफरेंट रेगुलेशन मैकेनिज्म्स। ओके, ब्लैक बियर जो है वो भी हाइबरनेशन में जा सकता है जब ठंड ज़्यादा होती है। ओके, सो इस तरीके से जो है आप डिफरेंट चीज़ों को लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेजर्ट जो है वहाँ पे बिकॉज थ्रू आउट द ईयर जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो बहुत कम होती है, पानी की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, तो इसलिए जो पेड़ होंगे उनकी जड़ें बहुत गहरी होगी ताकि जो डीप तक जो पानी है उसको भी वो सक कर सके। ओके, उसके अलावा जो पत्तियां होगी वो काफ़ी छोटी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो पत्तियां होती है उनसे ट्रांसवेपरेशन होता है, यानी कि जो पानी है वो रिलीज होता है, तो अगर पत्तियां छोटी होगी तो पानी भी कम रिलीज होगा। इस तरीके से जो पेड़ हैं उनको कम पानी में भी वो सर्वाइव कर पाएंगे। ओके, इसी तरीके से जो वहाँ के एनिमल्स होंगे वो भी कम पानी में सर्वाइव कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल रेट है, कंगारू है, इस तरीके से कैमल है। ओके, सो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजनिंग फॉर each and everything has some concept behind it, and if you try to link each and everything with others, then it will be become easy for you to remember more information. Okay, then the next is the final thing, that is the एस्टैब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आप जानते हैं कि कोई एक कोज होता है और उसकी वजह से काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं। ओके, और जनरली कई बार क्या होता है कि इनकी साइकिल भी कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल सपोज अ फैमिली इज पुअर। ओके, सो वी कैन अंडरस्टैंड पॉवर्टी। ओके, सो अगर फैमिली पुअर होगी सो दे विल बी एबल टू नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन देयर चाइल्ड्स हेल्थ एंड एजुकेशन। वो अपने बच्चों की जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे, तो जो बच्चे होंगे वो भी या तो मेलनरिश्ड होंगे या फिर जो है उनकी कम एजुकेशन होगी। सो जब कम एजुकेशन होगी तो उनको छोटी उम्र में ही काम पर लगा दिया जाएगा। ओके, बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन है और जो फैमिली है उसकी भी इनकम कम है, इसलिए। ओके, सो वी कैन सी कि जो चाइल्ड लेबर है दैट इज वन ऑफ द कॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी इज वन ऑफ द कॉज ऑफ चाइल्ड लेबर। ओके, और उसकी वजह से फिर वापस कैसे पॉवर्टी कॉज बनता है वो समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बच्चा काम कर रहा है तो उसकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई, और जब एजुकेशन पूरी नहीं हुई तो उसका अच्छे से स्किल्स डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता है, और जब कम स्किल डेवलपमेंट होगा, जब उसको कम स्किल्स आएगी तो वो ऐसे सेक्टर्स में काम करेगा जहाँ पे कम स्किल्स की जरूरत है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेबर इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर और इन एग्रीकल्चर। ओके, और अगर उसको ऐसे सेक्टर में ही काम मिलेगा जहाँ पे लो स्किल्स की जरूरत है तो उसके जो वेजेस हैं वो भी काफ़ी कम होंगे, और जब उसके वेजेस काफ़ी कम होंगे तो अल्टीमेटली जो वो फैमिली पुअर रह जाएगी। ओके, सो इस तरीके से जो है हम अलग अलग साइकिल्स बना सकते हैं, हम अलग अलग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो ये आपको बुक्स में काफ़ी कम मिलेगा, ये आपको जब आप पढ़ रहे होते हैं तभी इन्फॉर्मेशन को खुद से प्रोसेस करके और इस तरीके से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करनी होगी। सो आई थिंक this was helpful. Now the most important aspect is the revision. Okay, so in the SMART, R stands for revision. So this is a very interesting curve to understand कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं, for example आपने अभी ये वीडियो देखा। okay, so after 20 minutes, okay, around 42% of whatever I have said will be evaporating from your attention. okay, आप इसको जो है भूल जाएंगे। okay, this is a scientifically proven curve, and this Ebbinghaus, this scientist, propounded this curve, and based on the several studies, he said that after 20 minutes, 58% will be left, while 42% will evaporate, and after 1 hour, only 44% will be left. यानी कि जो आधी चीजें जो हमने पढ़ी है या जो हमने समझा है वो ऑलरेडी जा चुका है, और अगर कोई चीज आपको पढ़े हुए एक दिन हो जाएगा तो सिर्फ आपको जो है वो 33% याद रहेगा, और अगर आप चीज़ों को वापस रिवाइज नहीं करते हैं तो 6 दिन बाद जो है वो आपको सिर्फ 1/4 याद रहेगा और बाकी जो है वो आप भूल जाएंगे। ओके, सो ये वाली चीज़ सबके साथ होती है और सबने फील किया होगा कि हम जो कुछ पढ़ते हैं वो कुछ टाइम बाद में भूल जाते हैं। तो इस सोल्यूशन को टैकल करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी। सबसे पहला है कि हमें जो कोई भी चीज़ है
उसको एक ही बार में पहली रीडिंग में बहुत अच्छे से ना पढ़ते हुए हमें जो है वो मल्टीपल टाइम्स पढ़ना होगा। और जब क्या होता है कि हम कोई भी चीज़ को मल्टीपल टाइम पे पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्टिव होते हैं, और जब बार बार उनका रिवीजन होता है तो वो परमानेंटली स्टेबल हो जाते हैं माइंड में। फॉर एग्जांपल, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो पहले दिन जो है हमें स्कूल का रास्ता नहीं मालूम होता है। ओके, सो हमें पेरेंट्स हमारे साथ छोड़ने जाते हैं, हम वापस आते हैं तो हमें थोड़ा सा कुछ याद होता है, हम अगले दिन फिर हमारे पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा याद होता है, और इस तरीके से 15 दिन बाद में हमें जो है वो लगभग हम अकेले जा सकते हैं, और 1 महीने बाद में या 1 साल बाद में तो हमें वो जो है वो हम आंख बंद करके भी उस रास्ते पर जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ मल्टीपल रिविजन्स। अगर आप कोई चीज़ 1 या 2 ही बार पढ़ेंगे तो दिस इज वेरी हाई प्रोबेबल कि आपको इतनी अच्छे से याद नहीं रहेगी। बट अगर आप सेम बुक को या सेम चैप्टर को कम से कम 6, 7, 8 बार अगर पढ़ लेंगे तो जो सक्सेसिव फर्दर रिविजन्स होंगे उसमें आपको कम टाइम लगेगा, बट जो है वो आपको परमानेंटली मेमोरी में चला जाएगा। ओके, सो आई वुड रिकमेंड बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, सो जो फर्स्ट 2 रिविजन्स हैं उनको आप इंस्टेंटली या इमीडिएटली कर लें। सपोज आपने इस वीक एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ा। ओके, सो आप एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी इस वीक जितना भी पढ़ते हैं, या अगर आपका वो 4-5 चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं, तो आफ्टर सम 3 और 4 डेज आप उसको जो जितना भी आपने पढ़ा है आप उसको एक दिन वापस पूरा रिवाइज करने में लगाइए। ओके, सो इससे जो आपका वो रिटेंशन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली नोट्स पे रिलाई करते हैं कि हमें कोई किसी टाइप के नोट्स मिल जाएं और हम उनको पढ़ लें और हमें सब कुछ याद हो जाएगा। ऐसा जनरली नहीं होता है कि जब हम चीज़ों को सीधा नोट्स के रूप में पढ़ते हैं तो हमें याद नहीं रहती है, क्योंकि कोई कंटिन्यूटी नहीं रहती है, कोई कनेक्टिविटी नहीं रहती है। हम सिर्फ जो है फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा माइंड है वो फैक्ट्स को डायरेक्टली याद करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, जबकि हमारा माइंड इस तरह से ओरिएंटेड होता है कि उसको कहानियाँ अच्छी लगती है। अगर हमें कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इंसिडेंट अगर एक कहानी के रूप में बताई जाए तो वो हमें जो है हमारे माइंड में अच्छे से याद रह जाती है। उसमें जो ओवरऑल कहानी में कुछ फैक्ट्स हैं वो हम भले ही भूल जाएं, लेकिन अगर उन फैक्ट्स को हम बार बार रिवाइज करेंगे तो वो हमें पूरी कहानी विद फैक्ट्स याद रह जाएगी। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कुछ भी पढ़ते हैं तो जो फर्स्ट 2 रीडिंग्स है आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में पढ़ें, आप उसको बुक से पढ़ें। ओके, आप नोट्स पे रिलाई ना करें। ओके, उसके बाद जो है वो आप जब पहली 2 रीडिंग लेते हैं तो उस टाइम पे नोट्स बनाने की भी ज़्यादा कोशिश ना करें कि मतलब मैं नोट्स बना लूँ, बिकॉज जब आप पहली बार पढ़ रहे होंगे या दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो बहुत सिंपल है या कॉमन है, बट आपको ऐसा लगेगा ये मेरे को नहीं आती है और नहीं है, तो आप जो सब कुछ है वो अपने नोट्स में लिख देते हैं और एक जो है डुप्लीकेट बुक या तैयार कर लेते हैं। ओके, सो हमें वो वाली चीज़ नहीं करनी है, हमें टाइम को भी सेव करना है और हमें मैक्सिमम कंटेंट भी कवर करना है। तो आप रादर देन मेकिंग नोट्स आप 2 रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें तो आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में जो चीज़ें बच गई आप उनको जो है वो फैक्ट बुक की तरह कुछ फैक्ट्स को जो वो अपनी नोट्स बना सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से जो आपके नोट्स हैं वो काफ़ी कंसाइज होंगे और जो बहुत सिंपल चीज़ें हैं वो आपके नोट्स में नहीं होगी। एंड rather than making notes of everything, you can हाईलाइट एंड अंडरलाइन इन द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, जो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल लक्ष्मीकांत या फिर स्पेक्ट्रम, तो आप उसी में हाईलाइट कर लें, उसी में अंडरलाइन कर लें, और जब रिवाइज कर रहे हैं तो आप सिर्फ जो हाईलाइटेड एंड अंडरलाइन पोर्शन है आप उसी को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से जो है वो आपको रिविजन भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी जो है वो चीज़ें छूटेगी भी नहीं। सो I followed this particular method and it was very helpful for me. So I will say that revision is the most important. And the last thing in our SMART model is the test practice. Okay, so T stands for test practice. Here it is the picture of Michael Jordan, and he is a basketball player, and he said the more you sweat in practice the less you bleed in battle. तो आप प्रैक्टिस के टाइम पे जितना पसीना बहाते हैं आपको जो युद्ध है या जो बैटल है उसमें उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। ओके, सो देर आर सम पीपल जो कि आप उनको देखेंगे कि वो पूरे टाइम पढ़ रहे हैं, जो आपका एग्जाम है उसके लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो उसकी वजह से उनको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, बिकॉज टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करने के काफ़ी सारे फायदे होते हैं। एक तो जब आप टेस्ट सेटिंग में टेस्ट दे रहे होते हैं, ओके, एग्जाम सेटिंग में, तो जो चीज़ आपको नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी क्वेश्चन पढ़ा पेपर में, टेस्ट पेपर में, वो आपको नहीं आता है, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको नहीं आए, बट वो आपके माइंड पे एक अलग इंप्रेशन छोड़ेगा। ओके, सो जब आप उसका आंसर देखेंगे या जब आप उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो वो एक्सप्लेनेशन आपके माइंड में काफी लंबे टाइम तक रिटेन रहेगी। ओके, सो दिस इज द वन साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑन विच आवर ब्रेन वर्क्स,
कि हम जितना ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं चीज़ों पे वो हमें उतने ही लंबे टाइम के लिए याद रहती है। ओके, सो इस तरीके से जो हमारा स्पेसिफिक एस्पेक्ट होते हैं, ओके, उसी पे ही ज़्यादा फोकस रहता है, ना कि इधर उधर की इन्फॉर्मेशन पे। उसके अलावा जब हम टेस्ट लिखते हैं तो हमें हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता लगता है, हम कितने पानी में हैं ये भी हमें पता लगता है। ओके, सो हमें किस चीज़ पे मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत है और हम कौन सी चीज़ पे कम मेहनत करेंगे तब भी काम हो जाएगा। ओके, सो दिस गिव्स एन ओवरऑल एनालिसिस। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हम ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस है वो फाइनल एग्जाम में जाके ही हो रहा है, तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक साल बर्बाद हो जाएगा। ओके, देन दिस मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग टेस्ट प्रोवाइड्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क अपॉन योर वीकनेसेस। ओके, सो जो भी आपके कमजोर एरिया है आप उन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। उसके अलावा जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में जब पढ़ रहे होते हैं, जब चीज़ों को, या फिर जो आपका ओवरऑल सिलेबस होता है, करंट अफेयर्स की बुकलेट्स होती है, उससे पढ़ते हैं तो उसमें नहीं मिलता है, क्योंकि जो टेस्ट बनाने वाला है मे भी उसने कहीं और से उस चीज़ को पढ़ा होगा, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि वो सेम चीज़ जो है वो एग्जामिनर ने भी पढ़ी हो एंड ही पुट्स दैट इन द क्वेश्चन पेपर। ओके, सो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपकी छूट जाती है। तो अगर आप बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाती है इन्फॉर्मेशन की, और वो इन्फॉर्मेशन आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। नाउ व्हाट आई आइडियली डिड इन फॉर द प्रीलिम्स इज दैट आई practiced around 50 to 60 test papers when I cleared first time prelims in 2017. So मैंने लगभग जो है 50 से 60 टेस्ट पेपर्स किए थे, तो अराउंड दे बिकेम सम 5000 क्वेश्चंस। ओके, 5000 to 6000 क्वेश्चन। अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और अगर फिर एक बार भी अगर थोड़ा सा भी रिवाइज कर लेते हैं, सो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर आने का चांसेस हो जाते हैं। सो आई होप दैट this smart model was helpful for you. If yes, then please like the video, share it with your other friends so that वो भी जो है वो smart तरीके से पढ़ाई कर सकें, and subscribe to the channel so that we can reach to the maximum number of subscribers in a less time. Thank you, have a nice day and start studying in a smart way.